अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका दावा साइकोलॉजी के 8वें एपिसोड में खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने चेंजिंग पीपल्स माइंड्स के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी थी कि माइंड का यानी हमारे जहन का और हमारी बॉडी का इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर बॉडी में कुछ चेंज, फिज़िकल पोजीशन में चेंजेस आते हैं तो उसका असर माइंड पर पड़ता है, और अगर माइंड में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका असर बॉडी पे पड़ता है। दावत के ताल्लुक़ से अगर हम देखें, कई बार क्या होता है, हम आर्ग्यू करते हैं और सामने वाला हमारी बात नहीं मानता। तो अगर हम कुछ बातें उसकी मान लें जो मानने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो उसके परसुएशन में या रेसिप्रोकेशन में सामने वाला जो है आपकी बहुत सी बातें मान लेगा। मिसाल के तौर पर एक दाई आर्ग्यू कर रहा था एक गैर मुस्लिम से कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। आप बात समझ रहे? अब एलियंस यानी कि एलियंस किसे कहते हैं? इंसान के अलावा कोई कम्युनिटी जो इस प्लैनेट पे नहीं है, दूसरे प्लैनेट पर है, वो है कि नहीं है। अब कुरान और हदीस में ऐसा कुछ तो है नहीं कि वो यकीनन है या यकीनन नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी वैलिड हैं, हो सकता है कि एलियंस हों। तो जैसे ही उसने ये बात कही तो उस दाई की जो बहुत सी ऐसी बातें थीं जो सामने वाले गैर मुस्लिम ने मान ली, क्योंकि उसने उसकी एक बात मानी जिसको मानने से कोई अकीदे पे प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जो है सामने वाले ने उसकी बहुत सी बातें रेसिप्रोकल परसुएशन के अंदर मान ली। तो ये जो टेक्निक है जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल परसुएशन, कि आप सामने वाले की कोई बात माने तो सामने वाला भी आपकी बात मानता है। लेकिन आप ऐसी कोई बात मत मानिएगा कि यानी ऐसा ना हो कि आपका अकीदा ही बदल जाए, कि जस्ट बिकॉज आप सामने वाले को कोई बात मनवाना चाहते हैं तो आपने कोई उसकी ऐसी बात मान ली जिससे आपका ही अकीदा बदल गया। तो नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि कोई ऐसी बात जो कि मुबाह है, परमिसिबल है, या जिसका कोई ऐसी दलील नहीं, अगर मान भी लेंगे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो जैसे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, अगर आपने ये बात कहा कि ठीक है, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग है, हो सकता है एलियंस हो, जैसे ही उस शख्स ने ये बात मानी तो इस्लाम के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें जो वो दाई कर रहा था उसने वो बातें मानना शुरू कर दी, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल परसुएशन। दूसरी एक और टेक्निक जो मैं आपके सामने रखूंगा कि लेट द पर्सन ओन योर आइडिया थिंकिंग दैट इट इज़ हिज आइडिया। कि आपके पास कोई आइडिया है और आपने धीरे से सटल वे में आपने उस आइडिया को सामने वाले के अंदर इम्प्लांट कर दिया, और सामने वाले को लगने लगा कि ये उसका खुद का आइडिया है, हालांकि आपने वो आइडिया उसको दिया है। और ये अक्सर बार हम देखते हैं कि टीचर्स ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, कि उनको कोई चीज़ पता है और वो धीरे से ऐसे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स के सामने कि क्या होगा, उनका जो आइडिया है वो स्टूडेंट्स के अंदर चला जाएगा और स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये जो आइडिया वो बता रहे हैं ये उनका खुद का आइडिया है, ये वो खुद ओन करते हैं, हालांकि टीचर ने वो हिंट करते हुए उन तक पहुंचाया है। कई बार एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, यानी आप आर्ग्यू कर रहे हैं, एक दाई हैं आप, गैर मुस्लिम से आपकी बहस चल रही है और वो आपकी बात नहीं मान रहा, और ईगो आ जाता है। अक्सर ईगो सामने आता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, यू आर नॉट स्मार्टर देन मी। उस पर आप क्या करिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दीजिए। सपोज आप पॉलीगेमी पे बात कर रहे हैं, 4 शादियों पे बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई देखो, जो नंबर ऑफ वुमेन है दुनिया में वो ज़्यादा है। अच्छा नंबर, अब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन तुमने जो दी है ना अभी, इसकी वजह से मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। तो सामने वाला ये नहीं चाहता कि आप ये साबित हो जाए कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। तो अपने ईगो को जो है सेटिस्फाई करने के लिए कई बार क्या होता है, इंसान एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बहाना बनाकर आपकी बात मान लेता है। तो इसलिए आप हमेशा जब आर्ग्यू करें तो
ये मत साबित करिए कि आप सामने वाले से बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप जीनियस हैं, नहीं, बल्कि आप उसको रीज़न दीजिए कि वो आपकी बात मान ले, और चाहे वो ये बात नहीं माने कि आप उससे स्मार्ट ज़्यादा हैं या नहीं हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब आप देंगे तो वो कहेगा हाँ हाँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मुझे पता नहीं था, इसका मुझे इल्म नहीं था, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा तुम्हारा ये एविडेंस, तो इसलिए इसकी वजह से मैं तुम्हारी बात जो है मानता हूँ। चेंजिंग पीपल्स माइंड्स के ताल्लुक से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको सबको? ये स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इन स्क्वायर्स को काउंट करें और मुझे बताएं कि कितने स्क्वायर्स हैं। तो आप देखिए, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो कोई बोलेगा 16 हैं, कोई बोलेगा 20 हैं, कोई बोलेगा 24 हैं, कोई बोलेगा 34 हैं, कोई बोलेगा 48 हैं, कोई बोलेगा 42 हैं, और वो बताएगा आपको काउंट करके एग्जैक्टली कितने हैं। एग्जैक्टली हैं 30। कितने हैं एग्जैक्टली? 30 स्क्वायर्स हैं अगर आप काउंट करेंगे इसको। अभी मैं काउंट करके तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें 30 स्क्वायर्स हैं। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर ये 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24, फिर बीच में 25, फिर ये 26, फिर ये 27, फिर ये 28, फिर ये 29, और ये बड़ा वाला 30। तो 30 स्क्वायर्स हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाले को 16 ही दिखते हैं, कई बार सामने वाले को 20 ही दिखाई देंगे, हो सकता है उसको 24 ही दिखें, हो सकता है किसी को 38 दिख जाए, 40 दिख जाए। दाई को क्या चाहिए कि सामने वाले के लेवल के हिसाब से बात करे। मिसाल के तौर पे आपका गांव में लेक्चर है, आप किसी विलेज में गए और वहाँ पर आपका लेक्चर है, तो आप क्या टॉपिक चुनेंगे? अगर आपने टॉपिक चुन लिया कुरान और मॉडर्न साइंस, तो क्या होगा बताइए? गांव में आप लेक्चर दे रहे हैं और आप बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी की, एम्ब्रियोलॉजी की, फिजिक्स की, तो ये सारी चीज़ें अगर आप बात करेंगे कि गांव वालों को समझ में आएगी? बताइए आप, उनके सर पे से निकल जाएगी बात। तो इसलिए लोगों के लेवल के हिसाब से हमें बात करना है, उनकी समझ के हिसाब से हमें बात करना है। कुरान मजीद भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं नाजिल किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल किया। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब मेंटल डेवलपमेंट हो रहा था इंसान का, उस हिसाब से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को आखिरी नबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे नाजिल किया अल्लाह ताला ने। तो इसीलिए हमें लोगों की समझ के हिसाब से बात करना है। तो अगर कोई कहेगा कि इसमें 20 स्क्वायर्स हैं, तो हम कहेंगे भाई साहब आप सही कह रहे हैं, देखिए 20 तो हैं, 1 2 3 4 आप 20 तक काउंट कीजिए, आप सही कह रहे हैं 20 है, लेकिन देखिए 21वां भी है, 22वां भी है, 23वां भी है, और फिर उसको जो है आप यू रेज हिज लेवल और आप उसको 30 तक लेकर आइए। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, आपकी उसको समझ को भी यू हैव टू अग्री विथ व्हाट ही सेज। इसी तरह कोई कहेगा नहीं इसमें 40 स्क्वायर्स हैं, तो आप बोले भाई साहब ज़रा आप काउंट करके बताएंगे 40 हैं कि नहीं, फिर वो 30 के बाद रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो कई बार लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, तो उनको 40 भी दिखते हैं, 50 भी दिखते हैं उनको स्क्वायर्स। तो आपको क्या करना है, उनकी समझ के हिसाब से आपको बात करना है। साइकोलॉजी में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉग्निटिव डिसोनेंस। काफ़ी अजीब वर्ड है, शायद लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, लेकिन जब आप इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि सामने वाला वाकई में कोई साइकोलॉजी पढ़ के आया है। तो इसलिए मैं भी कुछ आपके सामने इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉग्निटिव डिसोनेंस के माने होते हैं मेंटल डिस्कम्फर्ट। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्मोक करते हैं, ठीक है, और आपको ये पता है कि स्मोकिंग जो है वो हराम है। स्मोकिंग क्या है? हराम है। लोग कह रहे हैं स्मोकिंग हराम है और आप स्मोक करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब आप अपने सिन को जस्टिफाई करना शुरू करेंगे। अब नहीं, एक्चुअली स्मोकिंग जो है ना वो हराम नहीं, मकरू है, मकरू। तो आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो स्मोकिंग क्या है? तंबाकू ही तो है, तंबाकू जलाएं और स्मोक करें, धुआं छोड़ें उस पर, तो ये हराम नहीं है, मकरू है, मकरू। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, इंटरमिंगलिंग यानी आदमी और औरत का इंटरमिंगल करना, एक ही जगह पे काम करना और बातचीत होना, फंक्शंस में इंटरमिंगलिंग होना, तो वो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हमारा दिल तो बिल्कुल साफ़ है। समझ रहे? हमारा दिल बिल्कुल साफ़ है और इंटरमिंगलिंग कोई बुरी बात नहीं है। तो जस्टिफाई करना शुरू करते हैं उसको। जैसे रिबा, इंटरेस्ट, तो क्या कहते हैं?
नहीं अब ऐसा ज़माना आ गया है, जो लोग रिबा में डील करते हैं या सूद खाते हैं या सूद लेते हैं और देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, नहीं अभी इस ज़माने में तो परहेज़ करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो ये ज़माना ऐसा आ गया है कि रिबा से बचना या सूद से बचना तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए आज के ज़माने के लिए तो ये जायज़ है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं रिबा में, इसलिए जो है वो जायज़ हो जाता है, क्योंकि आप इंटरमिंगलिंग कर रहे हैं, आप जो है गैर महरम से बातचीत कर रहे हैं, उनसे दोस्ती रख रहे हैं, उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरमिंगलिंग भी अब अरे कैसे परहेज़ करेंगे, अब साथ में पढ़ना है, साथ में लिखना है, नहीं कैसे नज़रें झुका के बात करूं मैं, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए तो पॉसिबल है। आप उसको जायज़ क्यों कर रहे हैं? तो क्यों आप जायज़ कर रहे हैं, क्यों आप स्मोकिंग का कह रहे हैं कि ये हराम नहीं है, मकरूह है? क्योंकि आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस डिस्कम्फर्ट को फील कर रहे हैं। तो ये कब होता है, ये मेंटल डिस्कम्फर्ट? इट हैपन्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू बिलीव एंड योर एक्शंस। आप जो कर रहे हैं और आप जो मानते हैं, जब उसमें तजाद होता है, तब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस और मेंटल डिस्कम्फर्ट आप महसूस करते हैं, और फिर आप अटेम्प्ट्स करते हैं उस डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के, कि आप उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को फील ही ना करें। उसके लिए फिर आप अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। एक चोर है और उसे पता है कि चोरी करना गलत है, ठीक है, तो क्या होगा, चोरी कर रहा है, लेकिन उसका अकीदा क्या है, क्या मानता है वो, चोरी करना बुरी बात है। तो उसको क्या होगा, चोरी करते वक्त वो गिल्ट फील होगा, उसको बुरा लगेगा उससे, हाँ चोरी तो बुरी बात है लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूँ, कर रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तो वो मेंटल डिस्कम्फर्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस फील करेगा वो। लेकिन अगर एक चोर है और वो कहता है कि नहीं, दूसरों का माल जो है ये तो हमारा ही माल है, उसका माल हो या हमारा माल हो, ये तो एक ही माल होता है, और अगर हम दूसरों के माल ले भी लेते हैं तो कोई वो चोरी नहीं है। अगर कोई इस तरह का अकीदा रखता है और चोरी करता है, तो क्या बताइए, वो मेंटल डिस्कम्फर्ट, वो गिल्ट फील करेगा चोरी करते हुए? नहीं करेगा, उसको लगेगा ये तो मेरा ही माल है। लगेगा कि नहीं, बताइए आप? यकीनन उसको लगेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो पावर में आते हैं, तो जनता जो है उनको टैक्स देती है, टैक्स जो है वो उनके निगरानी में आता है या उनकी सरपरस्ती में जो है उस टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, और फिर वही उसको इस्तेमाल करते हैं जनता के फ़ायदे के लिए, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वो अपने लिए इस्तेमाल करते हो, कह रहे नहीं, क्योंकि हम पावर में आए हैं तो ये हमारे लिए सही कि हम अपने लिए भी इसको यूज़ करें। हालांकि वो टैक्स का जो पैसा है वो आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते एज ए पॉलिटिशियन। आपको क्या करना है, आपको उसको पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही इस्तेमाल करना है। तो वो जस्टिफाई करने लगते हैं, क्योंकि उनको फिर वो चोरी नहीं लगती, उनको लगता है ये हमारा हक है, समझ रहे? तो इसी तरह अगर चोर ये महसूस करने लगे कि सामने वाले का जो माल है ये मेरा हक है एक्चुअली, तो वो फिर वो कॉग्निटिव डिसोनेंस और मेंटल डिस्कम्फर्ट जो वो फील करना चाहिए चोरी करते में, वो गिल्टी फीलिंग जो उसको आना चाहिए, वो नहीं आएगी। तो अगर वो सोचेगा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये तो मेरा रिस्क है, अल्लाह ताला ने जो लिखा है दूसरे के माल के अंदर, अगर ये फील करके चोरी करेगा तो उसे वो गिल्टी फीलिंग कभी आएगी ही नहीं। मिसाल के तौर पर कई लोग मानते हैं कि ये दुनिया जो है ये 5000 साल या 6000 साल पुरानी है, क्योंकि उनकी किताब में ऐसा लिखा है। लेकिन जब उनको ये नई बिलीफ दी जाती है कि भाई देखो, साइंस कहती है कि दुनिया बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, करोड़ों साल पुरानी है, तो वो क्या कहते हैं, फिर उन्हें लगता है अरे ये साइंस कुछ कह रहा है और मेरा अकीदा कुछ है, तो वो फिर मेंटल डिस्कम्फर्ट आ जाता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है। इस बिलीफ को, इस मेंटल डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के लिए वो क्या करता है, या तो वो अपना एक्शन ही बदल दे। पहला चीज़ क्या होगा कि अगर चोर को ये पता है कि चोरी करना बुरी बात है और वो चोरी करता है, तो वो मेंटल डिस्कम्फर्ट उसके अंदर आ जाता है। अब इस मेंटल डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने के लिए अगर वो चोरी छोड़ दे तो वो मेंटल डिस्कम्फर्ट ख़त्म हो जाएगा। तो पहला तो ऑप्शन ये है। या जैसे आप इंटरमिंगल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे औरतों से इतनी दोस्ती नहीं रखना चाहिए, गैर महरम औरतों से इतना ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहिए और हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, और क्योंकि ये चीज़ जायज़ नहीं है इस्लाम में। लेकिन अगर आप वो उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने इंटरमिंगलिंग ख़त्म कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यू कैन गेट रिड ऑफ दिस मेंटल डिस्कम्फर्ट। तो पहला चीज़ तो ये कि आप एक्शन ही बदल दें। दूसरी चीज़ लोग क्या करते हैं, बिलीफ ही बदल देते हैं। आप समझ रहे बात को? यानी आपको लगता है कि स्मोकिंग हराम है और फिर भी आप स्मोक कर रहे हैं, तो वो मेंटल डिस्कम्फर्ट आप फील करेंगे। अब आप सोचते हैं कि नहीं, स्मोकिंग हराम नहीं है, मकरू है। समझ रहे बात को? यानी हराम नहीं है ये तो मकरू है, तो जायज़ होगी। मकरू भी एक जायज़ होता है,
परमिसिबल है, इतनी बुरी बात नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग, कुछ लोग तंबाकू भी खाते हैं इसी बुनियाद के ऊपर कि तंबाकू खाना भी मकरूह है। हालांकि 600 से ज़्यादा फतावे आपको मिल जाएंगे तंबाकू और सिगरेट को हराम के, और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अपने आप को अपने हाथों से तबाह मत करो, कुरान की आयत है। तो कोई भी नुकसानदेह चीज़ जो है लेना सही बात नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो नशे की चीज़ बड़ी क्वांटिटी में हराम है वो कम क्वांटिटी में भी हराम है आपके लिए। तो दूसरी चीज़ क्या करते हैं लोग, पहला तो एक्शन बदल देना, चोरी छोड़ देना, इंटरमिंगलिंग छोड़ देना, स्मोकिंग छोड़ देना। दूसरी चीज़ क्या करते हैं लोग इस मेंटल डिस्कम्फर्ट से बाहर आने के लिए कि नहीं मैं अपना अकीदा ही बदल दूँ। चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है, टैक्स खाना, दूसरों का टैक्स का पैसा पब्लिक का खाना अपने लिए इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, अकीदा ही बदल दिया आपने। नहीं स्मोकिंग तो मकरूह है, हराम नहीं है, ठीक है। तो ये अकीदा बदल देना। एक जोक याद आ रहा है मुझे, एक साहब स्मोक कर रहे थे तो उनसे कहा गया कि भाई साहब स्मोकिंग तो हराम है इस्लाम में। बोला हाँ स्मोकिंग हराम है इस्लाम में, इसलिए तो मैं जला रहा हूँ इसको इसीलिए मैं जला रहा हूँ। तो बहरहाल ये एक जोक मुझे याद आया इसके ऊपर। और क्या कर सकते हैं लोग इस मेंटल डिस्कम्फर्ट से बाहर आने के लिए, वो क्या करते हैं टोटली डिनाई भी कर सकते हैं। वो कहते हैं भाई सिगरेट तो पीना बुरी बात है, और सिगरेट के पैकेट पे ही लिखा है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपके सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए। बोले अरे ये तो ऐसे ही लिख देते हैं। हमारे अंकल देखिए आप, उनकी डेथ कब हुई, 93 साल की उम्र में डेथ हुई, और रोज 2 पैकेट पीते थे रोज 2 पैकेट सिगरेट पीते थे, 93 साल तक जिंदा रहे। इससे ज्यादा और कौन जिंदा रहना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि इतना नुकसान नहीं करता सिगरेट, जो निकोटीन आपके जम रही है वो इतनी नुकसानदेह नहीं है। हमारे अंकल रोज 2, मैं तो एक ही पैकेट पीता हूँ, हमारे अंकल तो रोज 2 पैकेट पीते थे, और रोज 2 पैकेट पीने के बाद 93 साल तक जिंदा रहे। तो ये भी एक तरीका है उस मेंटल डिस्कम्फर्ट से बाहर आने का। और कई बार हम क्रिटिसाइज भी करते हैं उस आइटम को, जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी अंगूर खट्टे हैं वाली, सुनी है आपने वो कहानी, कि कई बार क्या होता है लोमड़ी जो है वो अंगूर के लिए कोशिश करती है, छलांगे लगाती है, उचकती है कि किसी तरह वो अंगूर उसके हाथ में आ जाएं, लेकिन नहीं आ पाते। जब नहीं आ पाते तो क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं समझ रहे हैं आप। तो ये आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को मुतमईन करने के लिए कि अगर वो अंगूर मुझे नहीं मिले तो मतलब वो खट्टे ही होंगे, इसीलिए मुझे नहीं मिले, इसीलिए मेरी किस्मत में नहीं आए। तो ये जो चीज़ें हैं रिकंसाइल करने के ये तरीक़े हैं अलग अलग, कि कैसे हम उस कॉग्निटिव डिसोनेंस से बाहर आएँ। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस का दावत से क्या ताल्लुक़ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि अमेरिका का एक तरह से फाउंडर भी है, वो एक पॉलिटिशियन को जानता था, जो पॉलिटिशियन बेंजामिन फ्रैंकलिन को पसंद नहीं करता था। तो उसको पता चला कि इस इंसान के पास, इस पॉलिटिशियन के पास एक बहुत ही कीमती किताब है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उससे कहा कि मुझे इस किताब की ज़रूरत है, क्या तुम ये किताब मुझे दे सकते हो, ये कीमती किताब। और उस शख्स ने मना नहीं किया, उसने ये किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन को दे दी। हालांकि वो उस बेंजामिन फ्रैंकलिन को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस किताब के लिए रिक्वेस्ट दी तो उसने वो कीमती किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन को दे दी। और जैसे ही उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन को वो किताब दी तो कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एक्शन आ गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन को मैं इतना नापसंद नहीं करता, वरना मैं इतनी कीमती किताब उसको दे ही कैसे सकता, दे ही नहीं सकता था। अगर मैंने ये कीमती किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन को दी है तो इसका मतलब है कि मैं उसे इतना नापसंद नहीं करता, बल्कि मैं उसे पसंद करता हूं, जब भी तो मैंने इतनी कीमती किताब उसको दी है। तो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एक्शन। मिसाल के तौर पर 2 लोग हैं, उनमें डिस्प्यूट है, ए और बी। अब ए जो है और बी जो है दोनों में झगड़ा है, लेकिन बी ए से नफरत करता है, बी जो है वो ए से नफरत करता है। अब आप चाहते हैं कि इनका डिस्प्यूट खत्म हो जाए, तो आप कहेंगे भाई मैं, अगर इनमें से कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे दे तो ये नफरत कम हो जाएगी। तो आप किसे बोलेंगे बताइए, आप ए को बोलेंगे बी को गिफ्ट देने के लिए, या बी को बोलेंगे ए को गिफ्ट देने के लिए। और हम जानते हैं कि बी ए से नफरत करता है, किसको बोलेंगे आप। क्या आप ए को राजी करेंगे कि तुम बी को गिफ्ट दे दो, या बी जो ए से नफरत करता है उसको राजी करेंगे कि तुम ए को गिफ्ट दे दो। बताइए। अक्सर लोग बोलेंगे ए को राजी करना आसान है क्योंकि बी तो नफरत करता है ए से, तो इसलिए ए से कहेंगे कि तुम बी को गिफ्ट दे दो। अगर आपने ए से कहा बी को गिफ्ट देने के लिए, तो बी वाला क्या बोलेगा, देखो मैं सही हूं ना, मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए मुझे गिफ्ट दे रहा है, अब तो मैं और नहीं मानूंगा।
लेकिन अगर आपने किसी तरह बी को राजी कर लिया ए को गिफ्ट देने के लिए, तो फिर क्या होगा? कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एक्शन। तो वो क्या कहेगा? अरे मैंने इसको गिफ्ट दे दिया, मतलब इतनी नफरत मैं नहीं करता इससे, क्योंकि मैंने तो इसको तोहफा दे दिया। तो दिस इज व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन एक्शन। तो इसलिए अक्सर लोग ए से बोलेंगे गिफ्ट देने का, ए को राजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें बी को राजी करना चाहिए ए को गिफ्ट देने के लिए। तो इंशाल्लाह ये डिस्प्यूट जो है ए और बी में खत्म हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यानी कि एक दूसरे से जब हम तोहफे तहाइफ लेते हैं या देते हैं तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम तोहफे देते हैं या लेते हैं तो इससे मोहब्बत बढ़ती है आपस में। तो तोहफे लेना, तोहफे देना, इससे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस के अंदर, कई लोग पूछे भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि माई हार्ट इज़ ऑलरेडी प्योर। मेरा दिल तो वैसे ही बड़ा पाकीज़ा है, मुझे नमाज की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई, किस तरह की बात होगी बताइए? ये तो वही बात हो गई कि मैं ब्रश नहीं करता क्योंकि मेरा माउथ ऑलरेडी क्लीन है। बताइए आप, तो ये बात सही नहीं है। तो कई बार हम अपने सिंस को, अपने गुनाहों को डिफेंड करना चाहते हैं, कई बार हम अपने जो है गलत आदतों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम कहते हैं नहीं नहीं वो हाँ इस्लाम में मना है, लेकिन वो तो हदीस में आया है, कुरान में थोड़ी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो हम अपनी ही चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर उनसे कहते हैं नहीं ये कुरान और हदीस में फ़र्क है, हदीस में आया है कुरान में नहीं आया, इसलिए इतना बड़ा हराम नहीं है। और कई बार हम इवन आयतों को भी जो है तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने सिंस को जस्टिफाई करने के लिए। तो यकीनन हमें करना क्या चाहिए? कॉग्निटिव डिसोनेंस अगर आप फील कर रहे हैं तो चेंज द एक्शन, आप एक्शन बदल लीजिए, तो वो मेंटल डिस्कम्फर्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ना कि आप अपनी एक्शन को, अपने सिन को जस्टिफाई करने लगें या उसको डिनाई कर दें पूरी तरह, या फिर जो है आप क्रिटिसाइज़ करने लगे उस आइटम को खुद ही। तो ये चीज़ जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन क्या है कि आप उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करना अगर चाहते हैं तो एक्शन को बदल दें। अगर आपका अक़ीदा आपके अमल से टकरा रहा है तो अक़ीदा बदलने से काम नहीं चलेगा, एक्शन बदलना पड़ेगा। तो इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो भी टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही हैं इन्हें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।